हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग क्लास 11 का केमिस्ट्री चैप्टर 1 स्टार्ट किए थे। ये हमारा 4th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम सब सीखेंगे कि पूर्व लग्न क्या है और वैज्ञानिक संकेतन, यथार्थता, परिशुद्धता और सार्थक अंक क्या है। तो चलिए बिना समय को लॉस किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है मानक पूर्व लग्न। जैसे हमको किसी भी संख्या को लिखना है, उसको क्या करना है, लिखना है। अगर जैसे कोई बड़ी संख्या है तो मुझको उसको लिखने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन उसको अगर मैं पावर के रूप में लिख देता हूँ तो बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें पहला दिखाया गया है, अगर 10 के पावर क्या है -1 है तो उसको हम डेसी बोलेंगे। 10 के पावर अगर 1 है तो इसको बोलेंगे डेका। और 10 के पावर -2 है तो इसको हम बोलेंगे सेंटी। 10 के पावर केवल 2 है इसको बोलेंगे हेक्टो। 10 के पावर -3 इसको बोलेंगे मिली। जिसे हम सब पढ़ते हैं क्या, जो आयतन का मात्रक होता है वो क्या होता है, लीटर। वॉल्यूम को किस में मेजर करते हैं, लीटर। एक LTR बराबर 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1 लीटर बराबर 1000 ml। 1 लीटर बराबर 1000 ml। तो वैसे ही दिखाया गया कि 10 के पावर अगर -3 है तो उसका मतलब होता है मिली। 10 के पावर 3 है तो उसको बोलते हैं किलो। 10 के पावर -6 है तो इसको बोलते हैं माइक्रो। और 10 के पावर ओनली 6 है तो इसको बोलते हैं मेगा। चलिए देखते हैं, अगर 10 के पावर -9 लिखा है तो क्या मतलब है। 10 के पावर अगर -9 लिखा है तो इसका मतलब है नैनो। जैसे एक नैनो की वैल्यू जो होती है वो कितना होता है, 1 nm बराबर 10 के पावर -9 मीटर। 1 नैनो बराबर 10 के पावर -9 मीटर। चलिए अब देखते हैं, अगर 10 के पावर 9 है अगर तो गीगा पढ़ेंगे। 10 के पावर -12 है तो उसको पढ़ेंगे पीको। 12 है टेरा, -15 है 10 के पावर फेम्टो। 10 के पावर 15 है तो पेटा पढ़ेंगे। 10 के पावर 18 तो एटो। 10 के पावर अगर -18 है तो एटो, अगर 10 के पावर 18 है तो एक्सा। 10 के पावर -21 है तो इसको पढ़ेंगे जेप्टो। 10 के पावर 21 है तो जेटा। 10 के पावर -24 है तो एक्टो पढ़ेंगे। और 10 के पावर 24 है तो एोटा। तो इन सारी चीज़ों में से ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट्स हैं वो क्या है, सेंटी, और क्या हो सकता है मिली, किलो, माइक्रो, मेगा। उसके बाद में इधर नैनो और फिर पीको। इतना हम लोगों की केमिस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, और सारी चीज़ें लगभग फिजिक्स के टर्म में इस्तेमाल की जाती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या पढ़ाई करना है। नेक्स्ट हमको पढ़ना है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक का मतलब समझ रहे हो आप लोग। व्युत्पन्न मात्रक का मतलब होता है मूल मात्रकों की गणना से प्राप्त होने वाले मात्रक, यानी वह मात्रक जो मूल मात्रकों की हेल्प से बनाए जाते हैं उन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का मूल मात्रक होगा, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो हो जाएगा m², मीटर का स्क्वायर। अगर आयतन का ले लिया जाए तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, m इंटू m। अगर m का 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो ये मीटर क्यूब हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आइए देखते हैं मोलर आयतन। जहाँ पे मोलर शब्द अगर लिखा है इसका मतलब मोल की बात हो रही है।
एक मोल की जो वैल्यू है, क्या है बेटा, जो एक मोल की वैल्यू है वो 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। एक मोल की वैल्यू मैं बता रहा हूँ। तो इसमें मोलर आयतन बराबर दिखाया गया आयतन अपान मोल। क्या देखा गया, आयतन अपान मोल। तो आयतन का भी हम लोगों ने क्या मेजर किया था, मीटर क्यूब। ठीक है, ले लिया मैंने मीटर क्यूब। ओके, कोई बात नहीं। हमने क्या किया, हमने मीटर क्यूब ले लिया। हमने यहाँ पे मीटर क्यूब को ले लिया। उसके बाद में मोल का तो मोल ही हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब मोल इनवर्स। जो मोलर आयतन का मात्रक बनाया गया वो बनाया गया मीटर क्यूब मोल इनवर्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या पढ़ना है। हम लोगों को पढ़ना है मूल मात्रकों की प्रणाली। मूल मात्रकों की कौन कौन सी प्रणाली होती है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। CGS, FPS, MKS और SI यूनिट, जिसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ भी लिया है। साथ ही में दो पूरक मात्रक भी पढ़ा था। एक था क्या, एक था रेडियन और दूसरा था स्टेरेडियन। जो रेडियन होता है वो किसका मात्रक था, कोण का, और स्टेरेडियन किसका मात्रक था, घन कोण का। आप लोगों को याद आएगा जब ये रिवीजन करोगे तब। CGS का मतलब है इसमें सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड को रखा गया। FPS मतलब फुट, पाउंड और सेकंड को रखा गया। MKS मतलब मीटर, किलोग्राम और सेकंड को रखा गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है वैज्ञानिक संकेतन। वैज्ञानिक संकेतन का मतलब है किसी भी संख्या को उसके निकटतम, हम क्या करते हैं, किसी भी संख्या को उसके निकटतम 10 के पावर के रूप में, 10 की घात के रूप में व्यक्त करते हैं। तो इसी को हम कहते हैं वैज्ञानिक संकेतन। एग्जाम्पल के तौर पर हमने ले लिया 152.3 यहाँ पे लिखा है। मुझको इसको कन्वर्ट करना है वैज्ञानिक संकेतन के लिए। तो मैं 1 क्या करेंगे, 1 डिजिट के बाद में इस डेसिमल को यहाँ से शिफ्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे 1.523 हो गया इंटू और 10 के पावर, फिर मैंने क्या लगा दिया, 2 क्यों लगाया, क्योंकि ए डेसिमल 1 2 दो डिजिट के बाद में शिफ्ट हुआ है, इसलिए हमने क्या किया, 10 के पावर 2 लगा दिया। उसके बाद में 0.00731 है, इसमें मैंने क्या किया, इस डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया 7 के बाद, तो 7.31 लिखा। उसके बाद में 10 के पावर हमने -3 लिख दिया। क्या लिखा, हमने 10 के पावर -3 लिख दिया। -3 का मतलब है कि वो छोटी संख्या है, छोटी संख्या को हम दिखा रहे हैं। कितने डिजिट के बाद में मैंने शिफ्ट किया, 1 2 और ये 3, मैंने क्या किया, 3 डिजिट के बाद में शिफ्ट किया, इसलिए -3 हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 843.4 है, मगर मैं इस डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ 8 के बाद में, तो 8.434 इंटू 10 के पावर, 2 डिजिट के बाद में मैंने शिफ्ट किया, तो क्या हो जाएगा, 2 डिजिट के बाद अगर मैं शिफ्ट करूँगा तो हो जाएगा 10 के पावर 2। 0.000837 है, तो मैं इस डेसिमल को क्या करूँगा, 8 के बाद में यहाँ पे शिफ्ट कर दूँगा। और जैसे ही शिफ्ट करूँगा, कितने के बाद में शिफ्ट किया, तो मैंने लिखा 8.347 और इंटू में मल्टीप्लाई में 10 के पावर कितना, कितने बाद डेसिमल के दशमलव के कितने बाद में मैंने शिफ्ट किया डिजिट के, 1 2 3 4 4, तो 10 के पावर -4 क्योंकि छोटी संख्या है, 3.89। अगर इसको मुझको वैज्ञानिक संकेतन में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, तो उसको हम ऐसे ही लिख देंगे। क्यों, क्योंकि इसमें 1 डिजिट के बाद में डेसिमल ऑलरेडी पहले से ही लगा हुआ है। चलिए अब वैज्ञानिक संकेतन को सामान्य रूप में बदल भी सकते हैं। सामान्य रूप में बदलने के लिए क्या करना है आपको, -3 दिख रहा है, इसका मतलब कि इससे पहले ये छोटी संख्या है तो 0 लगा होगा, तो 7 यहाँ पे क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटा देंगे और हटाने के बाद में यहाँ पे 0 लगा देंगे। 10 के पावर -3 है, 10 के पावर -3 है, इसका मतलब कितने डिजिट शिफ्ट कर दें, 1 2
3, कितने डिजिट, 3 डिजिट शिफ्ट कर दें, इसीलिए -3 लिखा है। फिर नेक्स्ट क्या है, 4.275 इंटू 10⁻³ लिखा है, तो इसको क्या करेंगे, 3 डिजिट के बाद में शिफ्ट कर देंगे। 4 के बाद में मैं क्या करूँगा, 3 डिजिट आगे जाऊँगा, तो 275 के बाद में 0.0। और इस तरीके से हम वैज्ञानिक संकेतन को सामान्य रूप में भी बदल सकते हैं। क्या आप लोगों को यहाँ तक बात समझ में आ चुकी है? तो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एक्यूरेसी और प्रिसाइजेशन, परिशुद्धता और यथार्थता। यथार्थता का मतलब है प्रायोगिक मान की, कोई प्रैक्टिकल वैल्यू है, प्रायोगिक मान है, उसकी जो वास्तविक मान है उसी से समीपता। किसी भी प्रायोगिक मान की वास्तविक मान से समीपता को यथार्थता कहते हैं। जैसे क्या बेटा, जैसे किसी वस्तु का वास्तविक जो भार है एक्चुअल में वो 150 ग्राम है, ठीक है, मैंने आपको भी बता दिया। उसके बाद में मैंने क्या किया, 3 हमारे पास छात्र थे, एक का नाम है ये, दूसरे का नाम है बी और तीसरे का नाम है सी। मैंने तीनों को कहा कि तुम अच्छे से इसका वजन करके मुझको एक अच्छा इसका क्या दो, भार बताओ। तो ए ने 3 बार मेजर किया, एक बार उसका 170 ग्राम आया, दूसरी बार में 180 ग्राम आया, तीसरी बार में 175 ग्राम आया, और एक बार और मेजर किया तो 160 ग्राम आया। अगर 1, 2, 3, 4 इन चारों का एवरेज निकाला गया, औसत निकाला गया, तो 171.25 ग्राम आया। ये तो पहले का हो गया। अब बी ने क्या किया, जब बी से मैंने पूछा कि माप तोल कर लिए, तो उसने बताया जी सर मैंने माप लिया। उसने 4 टाइम, पहले टाइम में उसने क्या किया, 145 ग्राम मेजर किया, दूसरे टाइम में बताया कि सर मेरा 155 ग्राम है, तीसरे टाइम में 152 ग्राम, और चौथे टाइम में 148 ग्राम आया। इन चारों का जब उसने एवरेज निकाला तो 150 ग्राम के आसपास आया, 150 ग्राम आया इनका। फिर सी का मैंने देखा 160 ग्राम पहले फास्ट में, दूसरे टाइम 161 ग्राम बताया, तीसरे टाइम जब मेजर किया था 159 ग्राम, और चौथे टाइम में 160 ग्राम। एवरेज निकाला तो 160 ग्राम ही आया। अब इन तीनों में सबसे अधिक यथार्थ कौन है, हमारी इस वास्तविक वैल्यू 150 की, तो आप कहेंगे सर बी वाला होगा, क्योंकि बी वाले का जो औसत वैल्यू आई थी चारों का वो 150 आया था। तो सभी को समझ में आ गया होगा। परिशुद्धता क्या है, प्रायोगिक मानों की समीपता। ऊपर दिए गए प्रश्न में सबसे अधिक परिशुद्ध कौन है, सबसे अधिक परिशुद्ध है कौन, सी वाला। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, तभी ताकि आपको देखने में अच्छा हो, दिक्कत ना हो। अगर प्रायोगिक मानों की समीपता देखी जाए, प्रायोगिक मान की जो तीनों निकाले गए, तो 150 जो हमारा वास्तविक मान था उसके सबसे समीप कौन है, सी वाला 160। तो इसी को कहते हैं परिशुद्धता, प्रिसाइजेशन। क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया है? चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बेटा सार्थक अंक। सार्थक अंक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर, इसको कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। चलिए देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं। किसी भी भौतिक राशि को पूर्ण यथार्थता से प्रदर्शित करने के लिए जिन अंकों का हम प्रयोग करते हैं उसी को हम सार्थक अंक कहते हैं। सभी आशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, पहला रूल नंबर। दूसरा, बीच वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। पहले क्या होता है, सभी आशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिखा 1, 2, 3, 4, ये क्या है, नॉन जीरो डिजिट है, आशून्य अंक है, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 4 है। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितना है, 4 है।
दूसरे में मैंने क्या बताया कि बीच वाले शून्य को हम सार्थक अंक में काउंट करेंगे। जी सर, बिल्कुल काउंट करेंगे। तो यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 0 0 8, ये हो जाएगा 4, ये भी 4 हो जाएगा। उसके बाद में बाद वाले शून्य, अगर कोई नॉन जीरो डिजिट है और उसके बाद में भी शून्य कोई आता है तो भी उनको हम सार्थक अंक में काउंट करेंगे। जैसे यहाँ पर तीसरे में आप लोगों ने देखा ही कि 5 आए, उसके बाद में 0.0084 में मैंने क्या किया, जो नॉन जीरो मतलब आशून्य अंक से पहले जीरो आएंगे वो सार्थक अंक नहीं होंगे, तो इसमें 2 हो गया। लेकिन आप देख रहे हैं 0.00800 में अगर सार्थक अंक पूछा जाए तो जो हमारा क्या है, जो चौथा रूल है, चौथा जो हमारा क्या है नियम, सबसे पहले आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते, बाद में जो आने वाले शून्य हैं उन्हें हम सार्थक अंक मानते हैं। इसीलिए क्या होगा, 8 के बाद में 2 जीरो आ रहा है तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसमें सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी बेटा 3। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गया है? चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है 2 1 2 3 4 5, ये लिखा है 20,000, 20,000 लिखा है, तो किसी की भी वैल्यू हो सकती है एक्चुअल। तो इसमें जो नंबर आप सार्थक अंक है वो कितना है? 5। 2 × 10⁴। हमको अगर कोई भी संख्या घात के रूप में लिखी है तो उस घात से लेन देन नहीं है, हमको इन घातों से लेन देन नहीं है, हमको केवल और केवल वो संख्या देखनी है। तो 2 × 10⁴ जो 4 था उसमें सार्थक अंक की संख्या 1 हो जाएगी। 2 × 0 × 10⁴ था, तो मैंने कहा था आशून्य अंक के बाद में अगर 0 आता है तो सार्थक अंक होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। 2.00 है तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या कितना है? 5। 120 में अगर सार्थक अंकों की संख्या देखा जाए तो हो जाएगा 3। 72 100, इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या 5। 7.210 × 10⁻³ लिखा है तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसमें हो जाएगी 4, क्योंकि हमको घात वाली चीज़ें भूल जाना है। जिसे लिखा है 22/7, जो पाई की वैल्यू है वो कितना होता है? इनफाइनाइट, इसलिए इसमें सार्थक अंकों की संख्या इनफाइनाइट हो जाएगी। 6.034 × 10⁻23 में सार्थक अंकों की संख्या 4 ही होगी, क्योंकि हमको घात से लेन देन नहीं है। 0.0300 में सार्थक अंकों की संख्या 3। 2.653 में सार्थक अंकों की संख्या 4। 0.00368 में हम इसमें सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी 3। तो आप लोगों ने वीडियो में हम सब पढ़ेंगे क्या? रासायनिक संयोग के नियम। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? रासायनिक संयोग के, हम सब पढ़ने वाले हैं रासायनिक संयोग के नियम पढ़ने वाले हैं। तो थैंक यू।